नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम सीक्वेंस टॉपिक के अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट में भी आता है, गेट में भी आता है, आईआईटी जैम में भी आता है। तो हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ए सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंट इफ इट हैज ए लिमिट। कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी? जब उसकी लिमिट होगी। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट कहने का मतलब है, आप समझ जाओ, लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो हमेशा एक ही होती है, कोई भी लिमिट दो नहीं हो सकती। ठीक है ना? उसकी लिमिट होगी तो ही सीक्वेंस क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। ए सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंट इफ इट हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट। लिमिट तो यूनिक होती ही होती है। यूनिट लिमिट जकर जहाँ पे आ गया वहाँ इसका मतलब यही है, लिमिट एक ही है, लेकिन लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अगर किसी सीक्वेंस का एक ही लिमिट पॉइंट है तो पक्की बात है वो लिमिट ही होगी। ठीक है ना? तो ये मैंने एक वीडियो बना भी रखी है, लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या अंतर हो, आप वीडियो में देख सकते हो। ठीक है ना? मैं थोड़ा डिफरेंस आज भी बता दूंगा। थर्ड, ए सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंट टू ए रियल नंबर L। कोई कन्वर्जेंट है तो किसी न किसी नंबर की तरफ जाएगी। इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, चाहे कितना भी छोटा हो, इट मे बी देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है? सच दैट AN माइनस L का डिफरेंस का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। एक ये डेफिनेशन है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अभी व्हाट इज द रिलेशन एप्सिलॉन n और m, इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। ठीक है? थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे भी आपको बता दूंगा। देखो, अभी कोई भी सीक्वेंस AN convergent to a real number L if for any epsilon greater than 0 however small, it may be there exists a positive integer m depending upon epsilon such that AN minus L का mod less than epsilon for all n greater than equal to m। अब देखते हैं, देखो इसको खोलते हैं थोड़ा। अभी देखो, AN minus L का mod less than epsilon। अब क्या होता है भाई, AN माइनस L क्या कैसे खुलेगा? मोड जब भी खोलेंगे तो प्लस माइनस के साथ खोलेंगे, लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हो गया? अब भाई AN माइनस L का मोड लेस देन एप्सिलॉन, माइनस AN माइनस में L का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन। राइट? तो यहां से क्या आ गया? AN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन और AN माइनस L, इस दोनों तरफ से क्या करते हैं? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन से, माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है ना? जब दोनों तरफ मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। और इनइक्वलिटी हमेशा क्या होती है? चेंज हो जाती है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने 2 लेस देन 3, ठीक है ये बात, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। राइट? अब ये इससे बड़ा और ये इससे छोटा, तो देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, माइनस एप्सिलॉन से बड़ा AN माइनस L और एप्सिलॉन से छोटा। तो ये जो वैल्यू आ गई माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में आ गई, तब भी आप मोड खोलोगे तो हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है ना? अब यहाँ से क्या करते हैं हम? अच्छा जी, साथ में क्या लिखा हुआ है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहाँ से क्या करेंगे? देखो, L से क्या कर देते हैं? L जोड़ देते हैं दोनों तरफ, L माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन, यहाँ से L से L कट गया, AN लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बच्चों, अभी AN ये क्या है? ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल की डेफिनेशन है L माइनस 1 से बड़ा, L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और L प्लस एप्सिलॉन से छोटा। इसका मतलब क्या होगा? अभी AN बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इस चीज को समझना है हमें। इसका मतलब क्या होगा भाई? एक पर्टिकुलर टर्म के बाद एक ऐप को ऐसा m मिल जाएगा, इस एप्सिलॉन के लिए आपको एक ऐसा m मिल जाएगा। भाई इस m
के बाद की टर्म, इस m के m और m के बाद की टर्म्स सारी की सारी टर्म क्या आ जाएंगी, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के ओपन इंटरवल के अंदर आ जाएंगी। और बाहर कितनी बचेंगी, m माइनस वन टर्म बचेंगी। क्या बचेंगी, बाहर m माइनस वन टर्म बचेगी, यानी कि m से m के इक्वल और m से बड़े, m के इक्वल और m से बड़े जितने भी सीक्वेंस की टर्म होंगी, m यानी am और am प्लस वन अप टू सोन इनफाइनाइट, m और m से बड़े n के लिए सीक्वेंस की सारी टर्म किस इंटरवल में लाई करेंगी, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के अंदर आ जाएंगी। और बाहर कितनी टर्म रहेंगी, बाहर टर्म रहेंगी a1 a2 अप टू सोन am माइनस वन टर्म तक, यानी कि फर्स्ट m माइनस वन टर्म क्या रहेंगी, इंटरवल के, इस इंटरवल के बाहर रहेंगी। बाकी की सारी टर्म क्या आ गई, इस ओपन इंटरवल के अंदर आ गई। अगर ऐसा होता है तो वो लिमिट ही कहलाती है। अगर ऐसा होता है तो ये लिमिट की डेफिनेशन है। और सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म, सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के अंदर आ जाएंगी फॉर ऑल m ग्रेटर, m और m से आगे की टर्म्स, m और m से आगे की टर्म सारी की सारी क्या आ जाएंगी, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। बाहर कितनी टर्म रहेंगी, m माइनस वन। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर भाई कोई भी सीक्वेंस अगर किसी लिमिट को कन्वर्जेंट करती है तो उस, ठीक है ना, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी, इस इंटरवल के अंदर L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के अंदर इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म आ जाएंगी। एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा, अभी उस नंबर से लेकर और उससे आगे की जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी इस ओपन इंटरवल में आ जाएंगी, और उस पर्टिकुलर नंबर के पहले वाली टर्म क्या हो जाएंगी, बाहर रहेंगी इससे। ठीक है ना। कहने का मतलब, लिमिट का मतलब यही माना जाएगा। अगर भाई लिमिट है कोई, तो लिमिट की नेबरहुड में, लिमिट की नेबरहुड में हमेशा सीक्वेंस की एक पर्टिकुलर नंबर के बाद की सारी टर्म क्या आ जाएंगी, इस ओपन इंटरवल के अंदर आ जाएंगी, और बाहर कितनी रहेंगी, फाइनाइट रहेंगी। समझ में आई बात। ओके, अब मैं देखो आपको विद एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है ना। थोड़ा लिमिट और लिमिट पॉइंट में फिर डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मैं देखता हूँ, आपने सीक्वेंस ले ली 1/n, तो क्या है ये 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सॉन। ठीक है ना। ये किसको सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, जीरो को कर रही है। ठीक है ना। तो जीरो को कर रही है ये। तो देखो, तो अब मैं क्या करूंगा, अब भाई जैसे मैंने, आप एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन ले लिया मैंने 0.1, मैं आपको रिलेशन बताता हूँ। 0.1 ले लिया, तो 0.1 क्या होता है, 0.1 का मतलब होता है 1/10, 1/10। अगर मैं देखो यहाँ से क्या करूँ मैं, भाई 1/n माइनस में जीरो का अगर मैं डिफरेंस करूँ लेस देन किससे, 0.1 इक्वल टू, यानी कि 1/10 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या मिल गया मुझे, 11। देखो 11 से लेकर 11 और 11 से आगे की टर्म का डिफरेंस अगर मैं जीरो के साथ करूंगा तो पक्की बात है 1/10 से लेस देन आएगा। कैसे, देखो 1/11 माइनस में जीरो लेस देन 1/10, ठीक है ये बात। 1/12 माइनस में जीरो लेस देन 1/10 फॉर ऑल, ठीक है ना, ये बात ठीक है। तो 1/11 यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर मिल गया मुझे, क्या मिल गया, वो 11। अभी 11 और 11 से आगे की टर्म का डिफरेंस अगर मैं जीरो के साथ करूंगा तो वो 0.1 से लेस देन आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है। और ले लो एक दो नंबर, आपने ले लिया एप्सिलॉन की वैल्यू 0.001 ले लिया। 0.011 का मतलब क्या है, जैसे 0.01 तो कितना हो गया, 1/100, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 1/100, अब 101 यानी कि 101 से लेकर और उससे आगे की टर्म जितनी भी मैं जीरो के साथ डिफरेंस करूंगा वो 0.01 से कम आएगा। बेशक आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे क्या आएगा, 1/101 माइनस में जीरो लेस देन क्या है, 1/100। ठीक है ये बात। 2 करूंगा तो भी, 3 करूंगा तो भी, 4 करूंगा, यानी कि 1/101 यानी कि इस पर्टिकुलर नंबर से लेकर
और इससे आगे की टर्म का डिफरेंस अगर मैं 0 के साथ करूंगा तो 1/100 से कम आएगा, ठीक है ना। अब कितना भी नंबर छोटा ले सकते हो आप, एप्सिलॉन की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। एप्सिलॉन इक्वल टू ले लिया आपने 0.000000001, ठीक है ना। तो कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया ये कितना आ गया 1/1 कितना आ गया ये 10 जीरो लगा दो 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 9 2 4 6 8 9 10, तो ये नंबर मिल गया मुझे। तो ये नंबर मिल गया मुझे कितना 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 1 9 1 10, ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर मिल गया। इससे लेकर और इससे आगे की टर्म का डिफरेंस अगर मैं किसके साथ करूंगा 0 का, तो वो एप्सिलॉन से इससे कम आएगा, बिल्कुल आएगा। चाहे आप एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी ले ले, ये कितनी टर्म से इनफाइनाइट टर्म है, कितनी टर्म है ये इनफाइनाइट टर्म है, ठीक है ना। अब आप देखो अगर आपको n की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल। अब देखो जैसे आपने 0.001 ले लिया, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम सीक्वेंस, देखो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद हमें क्या है, ये क्या है 1/100 है, तो क्या है भाई 1/100 से आगे की टर्म का डिफरेंस अगर मैं करूँगा 0 के साथ लेस देन 1/100 या 0.01 इज इक्वल टू 1/100 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 101 मिल गया मुझे। 101 से लेकर और उससे आगे की सारी टर्म का डिफरेंस अगर मैं 0 के साथ करूंगा तो 0.01 के साथ क्या आएगा लेस देन आएगा, ठीक है ना, हमेशा आएगा। अब कोई भी एप्सिलॉन ले सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। अब जैसे आपको देखो अब ये क्या है, देखो सीक्वेंस की सारी टर्म है ना an बिलोंग्स टू क्या आ जाएंगी इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगे, क्या अगर भाई 0 माइनस में 0.01, जैसे वहां पे l थी तो l माइनस में एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना, और an की टर्म इसमें आती थी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहाँ क्या है जीरो लिमिट है तो l माइनस में एप्सिलॉन और l यानी कि 0 प्लस में 0.01, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें इसमें से 0 में से क्या घटाना, ये तो नेगेटिव आ गया, तो an बिलोंग्स टू देख लो आप 0 माइनस में 0.01 और 0.01, राइट। सीक्वेंस की सारी टर्म देखो ध्यान से आप, सीक्वेंस की सारी टर्म यानी कि 101 यानी कि 1/101 इसमें है बिल्कुल। देखो 102 इसके अंदर है, क्यों, क्योंकि ये इंटरवल कैसा है बच्चों, an बिलोंग्स टू माइनस का 1/100 और ये इंटरवल है ये, ठीक है ना। तो इस इंटरवल के अंदर क्या है सारी की सारी टर्म्स हैं, कौन सी 101 102 अप टू सोन इनफाइनाइट, कहाँ तक इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो देखो इस इंटरवल के अंदर क्या है 0 भी है, ठीक है ना। तो सारी की सारी सीक्वेंस की टर्म्स क्या है इस पर्टिकुलर नंबर कौन सा है वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 101 से लेकर उससे आगे की सारी टर्म्स क्या है इस इंटरवल के अंदर हैं, राइट। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी है कन्वर्जेंट है, कैसी सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट, ओके। इसके बाद अगर आपको नेचुरल नंबर अगर ये m निकालना हो, m कैसे निकालते हैं, m देखो m निकालने का फार्मूला क्या है 1 माइनस में 0 का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m 1/n, इसको पॉजिटिव बनाना हमेशा, पॉजिटिव पहले से है 1 माइनस में एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो क्या आ गया n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, तो इसको ठीक है ना। तो ये जो 1/एप्सिलॉन आ गया वो, ठीक है ना, 1/एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो 1/एप्सिलॉन जो भी आप नंबर चूज करोगे, ठीक है ना, उस n की वैल्यू क्या आएगी ये आएगी, ठीक है, ओके। जैसे आपने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या पुट कर ली, जैसे एप्सिलॉन ले लिया आपने 0.01 तो क्या आ गया 1.1, कितना है ये 10, कितना है 10, ठीक है ना। तो 10 n की वैल्यू क्या आएगी 10 से बड़ी आएगी। इस एप्सिलॉन 0.1 के लिए n की वैल्यू क्या आएगी 10 से बड़ी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, अभी आपने जैसे आपने ले लिया 0.01,
0.01 कितना है 1/100, 1/100 तो 1/100 लिखो तो क्या आ गया यहाँ से, ये कितना है 100, तो यहाँ से क्या आ गया n की वैल्यू क्या आएगी 100 से ऊपर आएगी। 100 से ऊपर वाले n के लिए, 100 से ऊपर वाली टर्म के लिए यानी कि 101v 102v, ठीक है ना, 101 102 टर्म्स का डिफरेंस किसके साथ आएगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस का बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा लिमिट पॉइंट के बारे में और बता देता हूँ। लिमिट पॉइंट में क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर m नहीं मिलेगा आपको, ये m, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, अगर भाई लिमिट के अंदर भी क्या होती है भाई, l की l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म क्या आ जानी चाहिए, एक पर्टिकुलर m नंबर से आगे की टर्म्स, m और m से आगे की टर्म्स की सारी सीक्वेंस से m और m से आगे की सारी टर्म्स, ठीक है ना, l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के अंदर आ जानी चाहिए, इस इंटरवल के अंदर आ जानी चाहिए, और इनफाइनाइटली मैनी आनी चाहिए, और m-1 क्या रहनी चाहिए, बाहर रहनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, लेकिन लिमिट पॉइंट में ऐसा नहीं होता। लिमिट पॉइंट में ये कंडीशन तो होगी भाई, लिमिट पॉइंट के अंदर क्या होता है, अभी सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म उस इंटरवल के अंदर आनी चाहिए, उसकी नेबरहुड में आनी चाहिए लिमिट पॉइंट की, लेकिन बाहर कितनी रहेंगी इसकी गारंटी नहीं, बाहर इनफाइनाइट भी रह सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे आपने ले लिया 1 -1 1 -1 1 -1, ठीक है ना, इस तरह से इनफाइनाइट मैनी टर्म है, 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स है, -1 भी इनफाइनाइट टाइम है। जैसे आपने ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है, दो लिमिट पॉइंट को कर रही है, 1 और -1 को, ठीक है ना। तो देखो अब 1 1 1 1 1 वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है, 1 को, तो मैं 1 की नेबरहुड अगर मैं चेक करूँ, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, तो 1 किसके अंदर है, तो यानी सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म क्या करेंगी, इस इंटरवल के अंदर आ जाएगी, लेकिन कोई पर्टिकुलर नंबर तो आया नहीं यहाँ पर। अब किस नंबर के बाद कोई केस नहीं है, ठीक है ना, ऐसा। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट बोलते हैं। कोई पर्टिकुलर नंबर आप नहीं ढूंढ सकते इसके अंदर, लेकिन इस लिमिट के अंदर होता है ऐसा पर्टिकुलर नंबर। अब सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म जो है 1 है, इस इंटरवल के अंदर है, लेकिन बाहर भी कितनी है, इनफाइनाइट, -1 -1 -1 -1 कितने टाइम्स, इनफाइनाइट, तो -1 -1 -1 कितने टाइम्स बाहर है, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स क्या है सीक्वेंस की, बाहर भी हैं। इसी तरह से अगर an बिलोंग्स टू -1 प्लस एप्सिलॉन, अब ये देखो, अब ये सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स क्या है इसके अंदर है, ठीक है ना, -1 इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स क्या है इस सीक्वेंस, इस इंटरवल के अंदर है, तो सीक्वेंस, तो इसका लिमिट पॉइंट तो हो गया ये, लेकिन बाहर कितनी है, 1 1 1 1, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स क्या है इस सीक्वेंस के इंटरवल के बाहर भी है, ठीक है ना। तो लिमिट और लिमिट पॉइंट में बेसिक डिफरेंस इतना ही है, अगर भाई लिमिट है तो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म उसकी नेबरहुड में आ जाएंगी, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर नंबर के बाद एक सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स लिमिट की नेबरहुड में आ जाएंगी और बाहर क्या रहेंगी, फाइनाइट रहेंगे। लेकिन लिमिट पॉइंट में क्या है, सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स क्या आ जाएंगी, लिमिट पॉइंट की नेबरहुड में आ जाएंगी, लेकिन बाहर क्या रहेंगी, इनफाइनाइट ही रहेंगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1 इनफाइनाइट टाइम्स है, लेकिन -1 क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स बाहर रहा। यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स क्या है, -1, इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है -1 की नेबरहुड में, लेकिन 1 1 1 कितने टाइम्स है, वो भी उस सीक्वेंस के बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप आपको लिमिट और लिमिट पॉइंट का अंतर भी समझ में आ गया होगा, और इसके अंदर रिलेशन बताया वो भी समझ में आ गया होगा, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ेंगे बच्चों। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी। सीक्वेंस से डाइवर्जेंस जहाँ पे आ जाए वहाँ पे या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को ही कन्वर्ज करती है। इफ ए सीक्वेंस आइदर कन्वर्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, ए सीक्वेंस an इज सेड टू डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर k, फॉर ईच पॉजिटिव नंबर k हाउएवर लार्ज, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग अपॉन k सच दैट an ग्रेटर देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और ये क्या है, इसका सिंबल है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। जैसे आपने सीक्वेंस ले ली, देखो क्या है,
मैं एक एक बात समझाता हूँ। वैसे जैसे सीक्वेंस ले लिया आपने n, क्या है 1 2 3 4 5 अप टू सॉन इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये किसको जा रही है सीक्वेंस, इनफाइनाइट को डाइवर्जेंट है। किसकी तरफ जा रही है ये, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ठीक है ना। और ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो, अब चाहे कितना भी बड़ा के नंबर ले लो, फॉर ईच पॉजिटिव नंबर के, फॉर ईच पॉजिटिव हाउएवर लार्ज, चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, ठीक है ना, सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जो हैं, ठीक है ना, उस के से बड़ी मिलेंगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। जैसे आपने एम ले लिया, सॉरी के ले लिया आपने 1 लाख, 10 लाख ले लिया, तो देखो 10 लाख से आगे की कितनी टर्म्स हैं, इनफाइनाइट, ठीक है ना। 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, 10 लाख 4, ठीक है ना। तो आप इस के ऊपर डिपेंड, हमें एक देखो, डिपेंडिंग अपॉन के, एक पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन के की वैल्यू आपने ले ली लार्ज, बहुत ही लार्ज ले लेते हैं, चाहे आप 1 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, इसके लिए, इस नंबर के लिए आपको एक सच दैट an सीक्वेंस की टर्म्स क्या आ जाएंगी, ग्रेटर देन के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो m भी क्या आ गया, m भी यही वैल्यू आ गई, ठीक है ना, क्योंकि सीक्वेंस इस टाइप की है भाई, जैसा के लिया वैसा ही m आ गया, क्योंकि ठीक है ना 1 2 3 4 5 ऐसा ही m आ गया, ठीक है ना। ओके, अब मैं दिखाता हूं आपको, के अलग अलग दिखाऊंगा, अब के ऊपर डिपेंड करेगा ये m। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, अगर ये 1 कितना है, ये 2 4 6 8, ठीक है ना, 10 करोड़ है शायद, ठीक है ना, हाँ ये 10 करोड़ है, 100 करोड़ है शायद, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना, हाँ 100 करोड़। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू भी क्या आएगी, m इजिकल टू के, क्योंकि सीक्वेंस ही ऐसी है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स क्या चली जाएंगी, के से बड़ी हो जाएंगी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, यही नंबर ले लो, ठीक है ना, 2 4 6 8, राइट। सीक्वेंस ही ऐसी है, अगर यहाँ पे m की वैल्यू के इक्वल ही आएगी, ठीक है ना। और आगे देख लो, और दूसरी सीक्वेंस ले लो, आप k की वैल्यू कुछ भी ले लो, आपको एक ऐसा m मिल जाएगा, अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म इस k से बड़ी आ जाएंगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक सीक्वेंस, जैसे आपने ले लिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ ले लिया n का स्क्वायर, ये सीक्वेंस ले ली भाई आपने, ठीक है, ले ली। अब मैंने ले लिया k की वैल्यू, कितना ही बड़ा नंबर ले लो, कितना ही बड़ा नंबर ले लो, ठीक है ना। मान लिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या है, अब m की वैल्यू कहाँ से डिपेंड करेगी, अब देखो, अब ये m की वैल्यू, अब a n ग्रेटर देन k आ जाए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब k की वैल्यू, अब k की वैल्यू के ऊपर m डिपेंड करेगा। अब m क्या था, अगर ठीक है ना, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, क्योंकि सीक्वेंस ही ऐसी है, ठीक है ना। मान लिया आप n की वैल्यू 100 लेते हो, k की वैल्यू क्या लेते हो आप 100, तो 100 से आगे की टर्म क्या आएगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, सॉरी m की वैल्यू आएगी 10। अभी ए एन ए ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं आएगा, 100 से आगे ले जाना ना मुझे, तो 100 से आगे कौन सा है, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी, m की वैल्यू क्या आ गई 11, यानी 11th और 11th से आगे की टर्म, 11th और 11th की आगे की टर्म, ठीक है ना, क्या रहेगी, के से बड़ी रहेगी, क्या रहेगी, के से बड़ी रहेगी, ठीक है ना। अब अगर आप m ये ले लेते हो 1000, तो 1000 कहाँ पे आएगा, कहाँ आएगा, 100, मतलब एक एक जैसे आप 1000 और 1000 से आगे की टर्म, ठीक है ना,
10,000 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 10,000 क्या आएगा, 100 का स्क्वायर, क्या आएगा 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो गई 10,000, तो एम की वैल्यू क्या आ गई 100 नहीं 101, ठीक है ना। तो एम की वैल्यू क्या आ गई 101, क्योंकि 100 का स्क्वायर तो क्या होता है 10,000 होता है, तो 101 यानी कि 101 और 101 से अगली टर्म, ठीक है ना, सारी की सारी क्या आएंगी के से बड़ी आएंगी, के से बड़ी आएंगी। तो इस तरह से क्या है, अगर कोई भी आप कितना भी बड़ा हाउएवर लार्ज के लोगे तो उसके लिए हमें एक एम ए मिल जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर एम ए सच दैट एन ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये के हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोले ये जो एम है ना इस के ऊपर डिपेंड करता है सीक्वेंस किस टाइप की है, ठीक है ना। जैसी सीक्वेंस होगी वैसा ही हमें के मिल जाएगा और वैसा ही क्या मिल जाएगा हमें एम मिल जाएगा। तो के आप हर एक के लिए आपको हर एक एम मिल जाएगा, ठीक है ओके। तो ये थी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब क्या लेते हैं हम अब लेते हैं डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी के लिए क्या लेते हैं, जैसे आपने यही ले लेते हैं भाई, जैसे एन ले लिया -n, ठीक है ना, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना, इस तरह से ले लेते हैं। ये किसको जा रही है माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्जेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप के की वैल्यू ले लो, के ले लिया आपने -100, ठीक है ना। देखो हाउएवर समाल है डे टू ईच ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे -100 ले लेते हैं, तो -100 के लिए क्या मिल जाएगा हमें, एम की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी -100 ही मिल जाएगी। -100 और -100 से आगे की टर्म क्या रहेंगी हमेशा ए के से छोटी रहेंगी, ठीक है ना। जैसे ए एन ले लिया आपने, ए एन और -100 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू -100, ठीक है। -100 से छोटी यानी कौन सी 101 -101 -102 -103 -104, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 101 लेंगे, ठीक है ना, 101 सॉरी यहाँ राइट इक्वल टू भी है ना। तो 101 माइनस का 101 माइनस का 102 माइनस का 103 से आगे की टर्म इस -100 के लिए मुझे n क्या मिल गया, m क्या मिल गया -101 मिल गया। अगर मैं यहाँ पे 1000 लूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 1001 -1001 से लेकर उससे आगे की सारी टर्म क्या रहेंगी -1000 से छोटी रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है आपको फॉर ईच के वेरी स्मॉल के लिए आपको यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। डिपेंड करता है यहाँ पर भी सीक्वेंस कैसी है, ठीक है ना, सीक्वेंस के ऊपर हर एक के लिए आपको ऐसा m मिल जाएगा जिसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है ना। आई होप आपको डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस क्या होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होती है। ए सीक्वेंस एन इज सेड टू बी ऑक्सीलेटरी इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। उस सीक्वेंस का आपको पता ही नहीं लगेगा अगर वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला था ऑक्सीलेटिंग, पेंडुलम की तरफ चलती है ऐसे, पेंडुलम घड़ी का पेंडुलम चलता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चलती रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे ले लिया आपने 1, ठीक है ना, -1 1 -1 1 -1 -1 1 अप टू सो। सीक्वेंस की टर्म्स हमेशा क्या होती है इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखना। -1 1 -1 1 -1 1 -1 1, ठीक है ना। आपको ये पता ही नहीं लगा ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कभी -1 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा, कभी -1 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस क्या है, ना तो ये कन्वर्जेंट कर रही है ना ही डाइवर्जेंट कर रही है। तो इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, ऑक्सीलेटरिंग सीक्वेंस। कैसी सीक्वेंस है ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, ठीक है, ऑस्किलेटरी। बी देखो ए सीक्वेंस एन इज सेड टू बी ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली इफ इट इज बाउंडेड एंड ऑक्सीलेटरी, ठीक है ना। अब फाइनाइटली का मतलब क्या है, सीक्वेंस की जो रेंज है ना
वो क्या होनी चाहिए, बाउंडेड, क्योंकि सीक्वेंस तो बाउंडेड होती नहीं। सीक्वेंस बाउंडेड कहने का मतलब सीक्वेंस के अंदर तो टर्म्स कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट कहाँ से आएगी, सीक्वेंस की जो रेंज होती है उससे पता लगता है कि भाई वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है ना। अगर सीक्वेंस की रेंज अगर फाइनाइट है तो वो बाउंडेड है, अगर इनफाइनाइट रेंज है तो अनबाउंडेड है, ठीक है ना। तो क्या होनी है, सीक्वेंस जो ऑस्किलेटरी हो और बाउंडेड हो, तो उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट सीक्वेंस दिए -1 1 -1 1 -1 1, ये इस तरह की सीक्वेंस क्या है। अब इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है -1 और 1 मतलब क्या है, इसके दो लिमिट पॉइंट है। इसके लिमिट पॉइंट कितने हैं, दो हैं, दो लिमिट पॉइंट हैं, ठीक है ना। तो इसकी रेंज क्या है, फाइनाइट है, रेंज फाइनाइट है बट ऑक्सीलेटिंग है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। कैसी है, ऑक्सीलेटिंग फाइनाइट सीक्वेंस, ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली सीक्वेंस, ठीक है ना। इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली। A sequence AN is said to be oscillating infinitely if it is unbounded and oscillating। अनबाउंडेड का मतलब क्या है, उस सीक्वेंस की रेंज जो है ना वो क्या है, अनबाउंडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया आपने AN सीक्वेंस ले ली, जैसे ले लिया -1 की पावर n और n, ठीक है ना। कैसी सीक्वेंस आएगी ये, देखो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे -1, फिर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अप टू सो। यानी कि ओड नंबर पे तो नेगेटिव नंबर आ रहा है और अलग आ रहा है, यहाँ तो अलग सेम ही आ रहा था, लेकिन यहाँ -1 आएगा, -3 आएगा, -5 आएगा, -7, यानी कि कहाँ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इसके दो लिमिट पॉइंट आएंगे। लिमिट पॉइंट क्या है, मतलब एक इन्फिनिटी की तरफ जाए, एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी और एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी रेंज आएगी वो इनफाइनाइट आएगी भाई, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो एक तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, अरे के प्लस इन्फिनिटी, 2 4 6, इवन नंबर पे तो क्या आएगा, 2 4 6 8 10, ठीक है ना, इवन नंबर पे। और नेगेटिव पे ऑड नंबर आएंगे नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव वाली तो सीक्वेंस कहाँ डाइवर्जेंट हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी कहाँ, माइनस इनफाइनाइट की तरफ, और ये प्लस वाली कहाँ चली जाएगी, प्लस इनफाइनाइट। तो ये सीक्वेंस कैसी है, ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली, यानी कि सीक्वेंस की रेंज ये ना तो कन्वर्जेंट कर रही ना ही डाइवर्जेंट कर रही, बट इसकी रेंज क्या है, इनफाइनाइट है, इसलिए इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, ऑस्किलेटिंग इनफाइनाइटली, ऑस्किलेटिंग इनफाइनाइट, ठीक है ना। आई होप आपको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस के डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इससे रिलेटेड थ्योरम और क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस, ठीक है ना। ये नेट में भी आती है, गेट में भी आती है, और IIT जैम में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।